उसके बाद है इक्विवेलेंट वर्जन, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट वर्जन का मतलब है जो यूक्लिड ने फिफ्थ पोस्टुलेट दिया था उसको और इजी बनाने के लिए उसको सिमिलर वे में एक्सप्लेन किया गया था। उसी फिफ्थ पोस्टुलेट को इजी बनाने के लिए उसी को इजी वे में एक्सप्लेन किया गया था। तो फर्स्ट था प्लेफेयर एक्सियम, प्लेफेयर एक्सियम जो इक्विवेलेंट वर्जन था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का, उसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? प्लेफेयर ने। सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? प्लेफेयर। हाँ, तो उसके बारे में लिखो थोड़ा। इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन, इट वाज गिवन बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर। क्या नाम था उनका? जॉन प्लेफेयर। इन 1729 equivalent version of Euclid fifth postulate was first given by a Scottish mathematician, स्कॉटलैंड के थे वो, स्कॉटलैंड के जॉन प्लेफेयर। और उन्होंने कब दिया था ये? 1729 में। कब दिया था बेटा ये? 1729। हाँ, तो क्या स्टेटमेंट थी इसकी? क्या स्टेटमेंट उन्होंने बताई थी बेटा? फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L, और P जो पॉइंट है वो L लाइन पे नहीं है, P जो पॉइंट है वो L लाइन पे नहीं है। there exists a unique line, there exists a, there exists a unique line M, there exists a unique line M passing through P, passing through P and parallel to L, and parallel to L। L कोई लाइन दे रखी है बेटा, L कोई लाइन दे रखी है और P कोई पॉइंट दे रखा है, P कोई पॉइंट दे रखा है जो कि L लाइन पे नहीं है। तो एक यूनिक लाइन M पास करेगी, एक यूनिक लाइन M पास करेगी जो P से तो पास होगी और L के पैरेलल होगी। सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हो सकती है, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हो सकती है जो P पॉइंट से पास होगी और L के पैरेलल होगी। इसका मतलब M L के पैरेलल होगी। इसका क्या मतलब हुआ? को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली टू डिस्टिंक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस cannot be parallel, cannot be parallel to the same line। two distinct intersecting lines
कैनोट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैनोट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो सिर्फ एक ही लाइन के पैरेलल हो सकती हैं। जैसे ये एम लाइन है, ये एम और एल ही पैरेलल हो सकती है। ये बाकी जो लाइन है, मान लो पी है या टी है, इसके पैरेलल नहीं हो सकती, एक ही के पैरेलल हो सकती है। ठीक है बेटा। यस सर। टू निकालिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would be easier to understand। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को हम कैसे दोबारा लिखें कि ये थोड़ा समझने में आसान हो जाए। तो इसके लिए अभी हमने किया है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, इसका मतलब आपने इसमें क्या लिखना है, प्ले फेयर एक्सियम लिखना है। कौन सा एक्सियम लिखना है आपने इसमें, प्ले फेयर एक्सियम। कौन सा एक्सियम लिखना है बेटा इसमें, प्ले फेयर एक्सियम। हाँ। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। इसको कैसे आप लिखोगे ताकि ये अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए। तो इसमें आपने क्या लिखना है बेटा, तो इसमें आपने क्या लिखना है, प्ले फेयर एक्सियम लिखना है। कौन सा एक्सियम लिखना है, प्ले फेयर एक्सियम। लिख दोगे, अभी लिखवाया जो। यस सर, कर लेंगे। डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट implies the existence of parallel lines। क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस होगी, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। क्या पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में। तो इसमें यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बताना है। इफ ए स्ट्रेट लाइन एल फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इफ ए straight line L, if a straight line L falls on two straight line, falls on two straight lines M and N, if a straight line L falls on two straight lines M and N such that sum of two interior angles, such that sum of two interior angles is two right angles, sum of two interior angles is two right angles। उन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, उन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, कितना है बेटा, टू राइट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री। यस सर। हाँ। देन बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, देन बाय यूक्लिड्स fifth postulate, then by Euclid's fifth postulate, the lines will not meet on that side,
या दिस साइड, क्योंकि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में ये बताया गया है अगर दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइनें उस साइड में मीट करेंगी जहां इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा। जहां इंटीरियर एंगल का सम किससे कम होगा? 180। लेकिन यहां सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज टू राइट एंगल्स। यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना है? टू राइट एंगल्स है। इसलिए जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है उस साइड में ये नहीं मिलेंगी। और दूसरी साइड में कितना होगा फिर? अगर इस साइड में इन इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो ये इधर भी 180 हो जाएगा, है ना बेटा? यस सर। हाँ, नाउ वी नो दैट now we know that the sum of the interior angles, now we know that sum of the interior angles on the other side, now we know that sum of the interior angles on the other side is also two right angles, is also two right angles। दूसरी साइड में भी टू राइट एंगल्स होगा तो वो दूसरी साइड भी नहीं मिलेंगी। सो these lines will not meet on other side also. So these lines will not meet on other side also. तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें ना तो इधर मीट कर रही हैं ना उधर मीट कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी लाइनें होती जो इंटरसेक्ट ही नहीं करती? Hence the lines M and N never meet. Hence the lines M and N never meet, so they are parallel lines. तो ऐसी कौन सी लाइनें होती जो इंटरसेक्ट ही नहीं करती? पैरेलल लाइंस। So they are parallel lines. तो इसका मतलब है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को इंप्लाई करता है। इसका मतलब है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को इंप्लाई करता है। इफ ए स्ट्रेट लाइन L falls on two straight line M and N such that sum of the interior angles is two right angles, अगर उनका जो सम है एक साइड में इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री है, देन बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में वो लाइनें उसी साइड मीट करेंगी जहां उनका सम टू राइट एंगल से कम होगा, लेकिन यहां इनका सम एग्जैक्टली टू राइट एंगल्स है। द लाइन्स विल नॉट मीट ऑन दिस साइड, वो लाइनें उस साइड में मीट नहीं करेंगी। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन अदर साइड इज आल्सो टू राइट एंगल। अगर इधर टू राइट एंगल है ये भी राइट एंगल हो जाएंगे, इनका सम भी 180 हो जाएगा, इज आल्सो टू राइट एंगल। सो दीज लाइन्स विल नॉट मीट ऑन अदर साइड आल्सो, दूसरी साइड भी मीट नहीं करेंगी, ना तो लेफ्ट साइड में मीट कर रही है ना राइट साइड में मीट कर रही है। इसका मतलब वो लाइनें कभी मीट नहीं करेंगी। ऐसी कौन सी लाइनें होती है जो मीट नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? हम कर लो। चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, रोटेशन ऑफ ए गिवन रे
about its initial point, about its initial point is called an angle, is called an रोटेशन। ये गिवन रे है आपकी, इसको आप रोटेट कर देते हो, रोटेट कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा? एंगल। एंगल। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी। सपोज करो x डिग्री है, सपोज करो क्या है? x डिग्री। हाँ, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इफ द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। if the rotation is in anti-clockwise direction then it is positive। तो कैसा एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल। हाँ, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा, है ना? ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन अगर Yes, sir. रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इफ द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज नेगेटिव, एंगल इज नेगेटिव। कैसे? डायग्राम देखो एक बार। ये गिवन रे है और ये इस तरह से एंगल रोटेट हो रहा है नीचे की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है, ये गिवन रे है ओ ए, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जैसे क्लॉक चलती है, तो ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव एंगल होगा। कैसा एंगल होगा बेटा? ये नेगेटिव एंगल। हाँ, सपोज करो वो 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। कैसा होगा ये? -30। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, क्लियर है? क्या उसके बाद? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होगा? लेस देन 90 डिग्री। हाँ, लेस देन 90 डिग्री। एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। दूसरा है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरा कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो, है ना? यस सर। जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 से कम हो, वो होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये। ठीक है? यस सर। थर्ड है राइट एंगल। थर्ड क्या है? राइट एंगल। जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री हो, जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल। जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे बेटा राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। हाँ, और फोर्थ लिख लो रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ क्या लिख लो?
reflex angle, Reflex. The angle measure is between 180. हाँ, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो ज्यादा हो और 360 से कम हो। जो एंगल 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको क्या कहोगे? reflex angle, रिफ्लेक्स एंगल। ये जैसे ये होता है, वन 180 से ग्रेटर लेकिन 360 से कम है ना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? yes sir, रिफ्लेक्स एंगल। reflex angle, रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलेंगे? reflex angle, हाँ। उसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है उसके बाद? complementary angle, हाँ, अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल्स है बेटा ए और बी, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। complementary angle, कंप्लीमेंट्री एंगल जैसे 30 और 60, 45 और 45, 15 और 75, इन सभी एंगल का सम क्या है? 90 दो degree, दो एंगल का सम पेयर बना रखे हैं, दो दो एंगल का सम 90 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। complementary angle, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है बेटा? supplementary angle, हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे? supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 30 और 150, 60 और 120, 90 and और 90, 90, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है बेटा।